नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सिकंदर लोदी के बारे में एक-एक घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। इसे हम आसान भाषा में अगर समझें तो जब 1489 ईस्वी में बहलूल लोदी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद उसका पुत्र निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने शासन व्यवस्था को और भी अच्छी तरह से चलाया। उसने बहुत सारे ऐसे बदलाव किए जो कि शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। देखें तो उसने जो कि भूमि मापन की व्यवस्था को उसने लागू किया और बहुत सारे अभियान किए। जैसे जौनपुर में जो भी विद्रोह हो रहे थे उसको उसने दबाया और पूरी तरह से दिल्ली के अधीन उसने किया। क्योंकि जब सरकी वंश का शासक 1479 ईस्वी में भागकर बंगाल चला गया वो, लेकिन जो जौनपुर है उस समय दिल्ली के अधीन चला आया। फिर भी उस समय सरकी वंश के कुछ सरदार अभी भी मौजूद थे, तो वह कभी कभी विद्रोह करते थे वो। तो उसको पूरी तरह से सिकंदर लोदी ने 1494 ईस्वी में दबाया और दिल्ली के अधीन पूरी तरह से वह कर दिया। उसके बाद बिहार पर अभियान किया गया। बिहार को पूरी तरह से दिल्ली के अधीन कर दिया गया। फिर उसने ग्वालियर पर अभियान किया, लेकिन ग्वालियर को जीत नहीं सका। बहुत सारे प्रयास किए लेकिन वह सफल नहीं रहा। कुछ से क्षेत्रों को उसने जीता, लेकिन पूरी तरह से ग्वालियर को जीत नहीं पाया। फिर उसने दिल्ली की राजधानी को बदलकर 1506 ईस्वी में आगरा में ले गया उसने, क्योंकि उसको उस समय लगता था कि दिल्ली भारत के पश्चिम में है और जो भी आक्रमणकारी हैं वह भारत के पश्चिम से ही आते हैं। तो हम दिल्ली को अगर हटाकर आगरा कर देते हैं तो हमारी राजधानी सुरक्षित रहेगी। तो उसने ऐसे बहुत सारे बदलाव किए जो कि दिल्ली की शासन व्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाया। तो हम उसको एक एक घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक देखते हैं और समझते हैं। परिचय अगर हम लोग देखें तो लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जो 1451 से 1526 तक शासन किया। जो लोदी वंश है वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है, वह जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया। और भी देखते हैं। बहलूल लोदी ने इस वंश की नींव रखी। सिकंदर लोदी वास्तविक नाम निजाम खान उसका दूसरा शासक था। क्योंकि लोदी वंश की नींव बहलूल
लोदी ने रखा था। जब बहलूल लोदी की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र निजाम खां, जो कि सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा हो, मतलब उसका वास्तविक नाम निजाम खां है, और सिकंदर लोदी जो आप सुन रहे हैं वह एक उपाधि है। जब गद्दी पर बैठा हुआ तो उपाधि धारण किया सिकंदर लोदी का। और भी देखते हैं। शासन का 1489 से 1517 ईस्वी, 28 वर्ष, यह समय के हिसाब से काफी लंबा था। वह एक मजबूत, दूरदर्शी और प्रशासनिक दृष्टि से सक्षम शासक माना जाता था। सिकंदर लोदी का अगर शासनकाल देखें तो 1489 से 1517 तक उसने लगभग 28 वर्ष तक शासन किया। अगर देखें तो यह काफी लंबा समय है। 28 वर्ष तक शासन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि 28 वर्ष में उसने लोदी वंश को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया, इतना शक्तिशाली बना दिया। और सिकंदर लोदी जब शासन कर रहा था वो, उसमें बहुत सारे ऐसे गुण मौजूद थे। वह दूरदर्शी था वो, मतलब कि भविष्य में क्या होने वाला है वह पहले ही सारी घटनाओं को समझ लेता था। वो अपने सैनिक में भी बहुत अच्छे सुधार किए, सैनिक व्यवस्था को उसने मजबूत की, और यही एक मजबूत शासक की निशानी मानी जाती है कि आप कितने दूरदर्शी हैं, कितना सोच सकते हैं, और अपने शासन व्यवस्था का कितना विस्तार कर सकते हैं। तो और भी देखते हैं। सत्याग्रहण और प्रारंभिक संघर्ष। बहलूल लोदी की मृत्यु 1489 के बाद निजाम खां गद्दी पर बैठा और सिकंदर लोदी की उपाधि धारण की। लेकिन अफगान सरदार स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, शासक की अधीनता कम स्वीकारते थे। जब बहलूल लोदी की मृत्यु हुई 1489 ईस्वी में, तो उसका पुत्र निजाम खान गद्दी पर बैठा, मतलब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। लेकिन एक समस्या थी। जब बहलूल लोदी शासन कर रहे थे तो उसने अफगानों को खुश करने के लिए ऊंचे ऊंचे पद दिए, बड़े बड़े पद दिए दरबार में, और उनका शासन व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं था। उनकी शक्ति केवल एक सुल्तान में नहीं थी, शक्तियों का बिखराव हुआ था उस समय। जो भी सरदार हुआ करते थे वो अपनी स्वतंत्रता चाहते थे। वो अपने तरीके से वह कार्य करते थे। लेकिन जब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा तो सिकंदर लोदी ने कहा, सोचा कि अगर लंबे समय तक शासन करना है और शासन व्यवस्था को एक मजबूत शिखर तक पहुंचाना है, तो जो भी शक्तियां बटी हुई हैं उसे एकत्रित करना है, केंद्रीकृत करना है। तो उसने जो भी सरदार थे उस समय, उन पर लगाम लगाना उसने चालू किया। उनकी स्वतंत्रता को उसने छीनना चालू किया, क्योंकि सारी शक्ति थी आपकी किसमें रहेगी, सुल्तान में रहेगी।
तो मतलब यह सिकंदर लोदी है, यह शक्तियों का इसने केंद्रीकरण किया, मतलब कि केंद्र में शक्ति रहेगी। और केंद्र किसके पास है? सिकंदर है, उस समय सिकंदर लोदी। तब पूरी शक्ति सिकंदर लोदी के हाथ में चली गई। अब वह पूरी तरह से कोई भी फैसला लेने, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सकता है, क्या 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 आवश्यकता है, ये सब पूरा निर्णय कौन लेगा? सिकंदर लोदी लेगा। तो जो भी अफगान सरदार थे, उनकी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं सीमित कर दिया गया। जो भी मनमाने ढंग से वह सोच रहे थे, वह वैसा करने से उन पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। और भी देखते हैं। सिकंदर ने कूटनीति और कठोर नीति अपनाकर विरोध को दबाया। उसने अफगान सरदार की स्वतंत्रता कम कर दी और खुद को सर्वोच्च शासक के रूप में स्थापित किया। फिर वही अगर देखें तो, क्योंकि बार बार सरदार जो अफगान सरदार थे, शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे थे वह, तो सिकंदर लोदी ने कूटनीति के माध्यम से, मतलब कि साम दाम जो भी लगे, उसने सबकी शक्तियों को समाप्त करने की योजना बनाई। और जो भी सरदार थे, जिनके पास शक्तियाँ थी, जो कि मनमाना ढंग से कार्य कर रहे थे, उन पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। तो इतना समझ गए होंगे आप। और भी देखते हैं। प्रशासनिक सुधार, केंद्रीकरण, अफगान सरदार अलग अलग जगह अपनी मनमानी करते थे। सिकंदर ने उन्हें नियंत्रण में लाकर प्रशासन को केंद्रीकृत किया। प्रशासनिक सुधार में देखा जाए तो जो भी सरदार हैं, उनकी जो जो मनमानी प्रवृत्ति है, उसको सिकंदर लोदी ने सीमित कर दिया। सिकंदर ने उन्हें नियंत्रण में लाकर प्रशासन को केंद्रीकृत किया, मतलब कि अब जो भी शासन व्यवस्था है, उसकी पूरी शक्ति सुल्तान के पास रहेगी, मतलब सिकंदर लोदी के पास रहेगी। भूमि व्यवस्था और राजस्व सुधार। भूमि व्यवस्था और राजस्व सुधार में क्या क्या बदलाव लाए गए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि, भूमि मापन कराया। सिकंदर लोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने भूमि का मापन कराया। क्योंकि जब भूमि का मापन नहीं किया गया था उस समय, तो जो भी कर लगते थे, उस समय किसी को पता नहीं चलता था कि हम किसी से ज़्यादा कर ले रहे हैं कि कम कर ले रहे हैं। कभी सुल्तान के पास ज़्यादा मात्रा में कर जाता था, तो कभी कम मात्रा में जाता था। मतलब किसी को पता ही नहीं था कि हमारे दिल्ली जो शासन व्यवस्था चल रही है, दिल्ली के अधीन कितने भूमि हैं, उसका पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। लेकिन जब भूमि का माप कराया गया, तो जो भी भूमि थी, उसका सही आंकड़ा सामने आया। और जहाँ पर टैक्स लगाए जाते थे, कर लगाए जाते थे, तो वह एक निश्चित मात्रा में जो भी सुल्तान है उसको मिलने लगे। फिर क्या हुआ? देखें तो उत्पादन क्षमता के आधार पर लगान निश्चित किया गया। उत्पादन क्षमता के आधार पर लगान निश्चित किया गया, मतलब कि
कोई अगर भूमि है ऐसी है कि वहाँ पर उत्पादन अधिक होता है तो वहाँ पर कर अधिक लगाया जाएगा। कहीं अगर कम उत्पादन होता है तो वहाँ पर कम कर लगाया जाएगा। तो मतलब भूमि के हिसाब से। फिर अगर देखें तो किसानों को सीधे राज्य से जोड़ा, जिससे सरदारों की शक्ति घटी। नगद लगान को बढ़ावा दिया। उसने किसानों को सीधे सुल्तान से जोड़ा कि आप जो भी कर देना है वो सीधे राज्य को दे सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि बहुत सारे बिचौलिया थे। सरदार जो भी थे वह कर को उनको इकट्ठा करते थे, लेकिन जितना कर राज्य को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता था, क्योंकि सरदार कर की चोरी कर ले रहे थे। तो इसने वह जो कि माध्यम था बीच का, उसे समाप्त कर दिया कि आप अपनी कर को सीधे राजस्व में जमा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह भी थी कि नगद लगान को बढ़ावा दिया। मतलब आप लगान जो दे रहे हैं आप उसको नगद दीजिए आप। नहीं तो कभी कभी होता था कि अगर इस बार लगान नहीं दिए तो अगले बार दे देंगे। जब अगले बार नहीं दिया तो कभी और दे देंगे। तो उसको कहा कि नहीं, अब आपको नगद लगान देना पड़ेगा। जब फसल होती है तो उसी समय जो भी लगान है आपको जमा करना पड़ेगा राजस्व में। तो उसकी नगद व्यवस्था भी इसने सुचारू रूप से लागू किया इसको। इस व्यवस्था ने बाद में शेरशाह सूरी और अकबर की नीतियों को प्रभावित किया। जो कि यह भूमि मापन की जो विधि है इसको बाद में शेरशाह सूरी और अकबर अपने शासन काल में अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने सिकंदर लोदी के जो भूमि मापन की प्रणाली थी उसको लागू किया। मतलब कि उसने भी जो सिकंदर लोदी बदलाव किया था, भू भूमि मापन की व्यवस्था को उसने लागू किया था। यही विधि को शेरशाह सूरी और अकबर भी अपने यहाँ लागू किए। तो सिकंदर लोदी से ये लोग सीखे ये लोग। और भी देखते हैं। कानून और न्याय देख लेते हैं हम लोग। सिकंदर लोदी अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जो सिकंदर लोदी है वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। हर किसी को न्याय उस समय मिलता था। लोग न्याय को लेकर बहुत ही सजग रहते थे लोग, क्योंकि उस समय किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाता था। और देखते हैं, चोरी डकैती और भ्रष्टाचार पर कड़ी सजा देता था। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, तो ऐसी घटनाओं को में जो भी पकड़े जाते थे उसे सिकंदर लोदी कड़ी से कड़ी सजा देता था। जब आप कड़ी से कड़ी सजा देंगे आप, तो लोगों के मन में डर होगा, भय होगा। तो लोग ऐसी से काम करने से, चोरी करने से, डकैती करने से लोग डरेंगे और ऐसी घटना करने से काफ़ी सुरक्षा महसूस होगी। मतलब कि जो भी चोरी है डकैती है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी।
क्योंकि जब सुल्तान दंड दे रहा है, कठोर दंड दे रहा है, तो जब दंड से इनके डर से लोग चोरी और डकैती नहीं करेंगे। और भी देखते हैं, फिर अगर न्यायालय की बात की जाए, अगर न्यायालयों को शरीयत के अनुसार चलाने पर जोर दिया गया। जो न्यायालय था उस समय, उसको शरीयत के अनुसार चलाने पर जोर दिया गया। मतलब कि जो मुस्लिम का कानून है उसे शरीयत बोला जाता है। तो जो भी शरीयत में लिखा गया है मुस्लिम कानून के तहत, इसने कानून को बढ़ावा दिया। तो मतलब अपने धर्म की, मुस्लिम धर्म की कहीं ना कहीं प्राधान्यता देखने को मिल रही है। मतलब कि मुस्लिम कानून के प्रति उसका उदार दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। और भी देखते हैं, धार्मिक नीति देख लेते हैं कि सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति कैसी थी, उसको भी हम लोग देखते हैं। सिकंदर लोदी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था। सिकंदर लोदी एक सुन्नी मुसलमान था और यह कट्टर प्रवृत्ति का था। मतलब कि अपने धर्म के प्रति काफ़ी यह उदार था। अपने धर्म के रक्षा के लिए किसी भी हद तक वह जा सकता था। तो मतलब अपने धर्म की यह कहीं न कहीं समर्थन कर रहा है अधिक मात्रा में। लेकिन बाकी लोगों के साथ क्या किया जाता था उसको भी देख लेते हैं हम लोग। हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाया, जो हिंदू हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया। कैसे प्रतिबंध लगाया गया उसको भी देखते हैं। नए मंदिरों का निर्माण व पुराने मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगा दिया गया। सिकंदर लोदी ने उस समय कहा कि जो भी मंदिर बनाना है या फिर मंदिर का जो भी मरम्मत करना है उस पर सिकंदर लोदी ने रोक लगा दिया। मतलब कि कोई भी मंदिर नहीं बनेगा, किसी भी मंदिर का कोई भी मरम्मत नहीं किया जाएगा। मतलब कि वह अपने धर्म को छोड़कर बाकी धर्मों को वह कहीं न कहीं मानने से इनकार करता है। उसकी नज़र में दूसरे धर्म का महत्व काफ़ी कम दिखाई पड़ता है। तो और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। कभी-कभी मंदिर को तुड़वाया भी गया। उस समय बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया गया। मतलब अगर मंदिर को यह तुड़वा रहा है, इसका मतलब है कि वह दूसरे धर्म की वह विरोध कर रहा है वो, और अपने धर्म का वह बढ़ावा दे रहा है। तो सुल्तान कहीं न कहीं केवल एक ही धर्म को, मुस्लिम धर्म को वह बढ़ावा दे रहा है और बाकी धर्मों को वह नज़रअंदाज कर रहा है वो। मतलब उसकी नज़र में केवल मुस्लिम धर्म ही सर्वोपरि है वो। बाकी का महत्व उसके लिए कोई नहीं है। और भी देखते हैं, भक्ति आंदोलन पर दमन। भक्ति आंदोलन उस समय चल रहे थे तो उस पर भी दमन किया गया। कैसे किया गया? संत मियाँ भुवन, जो हिंदुओं मुस्लिम समानता की बात करते थे, को मृत्यु दंड दिया गया। संत मियाँ भुवन, संत मियाँ भुवन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम समानता की बात करते थे, लेकिन सिकंदर लोदी ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया।
तो यहाँ पर जो भी आंदोलन हो रहे हैं, भक्ति आंदोलन हो रहे हैं, उसका भी कहीं न कहीं दबाव बनाया जा रहा है, उसको समाप्त किया जा रहा है, कुचल दिया जा रहा है। और भी देखते हैं, संगीत और नृत्य को गैर इस्लामी मानकर बंद कराया। सिकंदर लोदी ने संगीत और नृत्य को बोला कि यह गैर इस्लामी है, मतलब यह मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, मुस्लिम धर्म इसका समर्थन नहीं करता है। और ऐसा आरोप लगाकर उसने संगीत और नृत्य को बंद करा दिया। तो यह सिकंदर लोदी है, कहीं न कहीं यह एक कट्टर मुस्लिम को दिखा रहा है। फिर फिर देखते हैं विस्तारवादी नीति कैसे कैसे विस्तार हुआ, उसको भी देख लेते हैं। जौनपुर अभियान 1494। आपको एक बात समझ लीजिए कि हम लोग जब बॉलू लोदी का पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने जौनपुर को देखा था। 1479 में बॉलू लोदी ने जौनपुर को जीता था। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ कैसे तब जौनपुर आ गया। उस समय जौनपुर को मिला दिया गया था दिल्ली सल्तनत में, लेकिन इस समय भी दिल्ली के ही अधीन है जौनपुर। लेकिन जब जौनपुर में एक सरकी वंश शासन कर रहा था, उस समय जब जब बॉलू लोदी थे उस समय, तो सरकी वंश का शासक हुसैन शाह बंगाल भाग गया और वह दिल्ली में उसको मिला लिया गया। लेकिन जब दिल्ली में इसे मिला दिया गया और जब बॉलू लोदी की मृत्यु हो गई, तो जौनपुर में ही कुछ सरकी वंश के सरदार मौजूद थे और उसने जब बॉलू लोदी की मृत्यु हुई तो वो लोग सोचे कि शासन व्यवस्था कमज़ोर है इस समय और हम लोग विद्रोह करते हैं और अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। तो जो वही सरकी वंश के जो सरदार हैं, वही 1494 में विद्रोह कर रहे हैं वो। तो उसी विद्रोह को दबाने के लिए सिकंदर लोदी ने अभियान किया 1494 में। तो आप जौनपुर को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसका, नहीं तो कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा आप में। क्योंकि 1479 में जो सरकी वंश का शासक था हुसैन शाह, वह तो भाग गया बंगाल और उस समय जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया गया। लेकिन अभी भी सरकी वंश के सरदार जौनपुर में मौजूद थे। वह समय खोज रहे थे कि जब शासन व्यवस्था कमज़ोर होगा तो हम लोग विद्रोह करेंगे और अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे। तो जब सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा तो उन लोगों ने विद्रोह करना चालू कर दिया। तो 1494 में सिकंदर लोदी ने विद्रोह को दबाने के लिए अभियान किया। तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा। तो जौनपुर अभियान 1494 में हुआ। क्या हुआ इसमें, इसको भी देखते हैं। जौनपुर में सरकी सरदारों ने शासन व्यवस्था को कमजोर समझकर विद्रोह कर दिया। जो भी सरकी वंश के सरदार हैं, जो कि जौनपुर में मौजूद हैं, जब उसने सोचा कि जो भी सरदार थे, सरदार सोचे कि जब बहलू लोदी की मृत्यु हो गई है और उसका पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा है और अभी यह उतना अनुभव नहीं है इसके पास, इस समय शासन व्यवस्था उतना मजबूत नहीं है, तो क्यों ना हम लोग विद्रोह करें और अपने आप को स्वतंत्र कर लें।
तो उन लोगों ने विद्रोह किया और सिकंदर लोदी ने जौनपुर के विद्रोह को दबाने के लिए 1494 में जो कि अभियान करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जौनपुर में शर्की सरदारों ने शासन व्यवस्था को कमजोर समझकर विद्रोह कर दिया। शासन व्यवस्था को वो कमजोर समझकर विद्रोह कर दिए वो। लेकिन क्या हुआ, सिकंदर लोदी ने विद्रोह को कुचल कर पूरी तरह से जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। जब विद्रोह हुआ वहाँ पर सिकंदर लोदी ने पहुंचा और विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया और दिल्ली के अधीन पूरी तरह से कर दिया। तो आप इतना समझ गए होंगे और और भी देखते हैं। सरकी वंश का अंत हो गया और जौनपुर की माता घट गई। जो सरकी वंश है उसका क्या हो गया, समाप्ति हो गया। और जौनपुर का जो पहले महत्व था वह महत्व भी घट गया है, मतलब महत्व उसका समाप्त हो गया। क्योंकि पहले वह स्वतंत्र था, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत के पूरी तरह से अधीन आ गया तो उसका जो पहले का महत्व था, जो शक्ति समृद्धि के लिए जाना जाता था, वह सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर देखते हैं बाद में आया बिहार पर अभियान किया गया, इसको भी देख लेते हैं। देखें बिहार के स्थानीय शासकों को हराकर अपने अधीन किया। जो भी बिहार में छोटे छोटे सरदार थे उनको हराकर सिकंदर लोदी ने अपने अधीन कर लिया, मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया बिहार। फिर देखते हैं इससे बंगाल और बिहार में दिल्ली की पकड़ मजबूत हुई। इससे क्या हो गया, बंगाल और बिहार में दिल्ली सल्तनत की पकड़ क्या हो गई, मजबूत हो गई। मतलब दिल्ली पहले से काफ़ी मजबूत हो गई, क्योंकि पूरी तरह से जौनपुर आ गया है, बिहार आ गया है, बंगाल आ गया है, तो दिल्ली क्या हो गई, पहले से बहुत ही मजबूत हो गई। क्योंकि उत्तर भारत में पकड़ की पूरी तरह से मजबूत हो गई। फिर देखते हैं ग्वालियर अभियान। ग्वालियर पर अभियान किया गया। फिर क्या हुआ वहाँ पर, देखते हैं उसको भी। तोमर वंशीय शासक मरसिंह तोमर से संघर्ष हुआ। तोमर वंश का शासक मरसिंह तोमर के साथ संघर्ष हुआ। संघर्ष में क्या हुआ, देखेंगे तो मरसिंह तोमर ने लंबे समय तक प्रतिरोध किया। जो मरसिंह तोमर हैं यह लंबे समय तक प्रतिरोध करते रहे, मतलब कि दिल्ली के खिलाफ वह संघर्ष करते रहे वो लंबे समय तक। फिर क्या हुआ, सिकंदर लोदी ग्वालियर को पूरी तरह जीत नहीं सका, लेकिन उसने भारी दबाव डाला और उसकी स्वतंत्रता काफ़ी हद तक कम हो गई। जो ग्वालियर है, ग्वालियर पर सिकंदर लोदी ने अभियान किया, लेकिन सिकंदर लोदी ग्वालियर को जीत नहीं सका। लेकिन उसने पूरी तरह से दबाव बनाया हुआ था, लेकिन ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में वह मिला नहीं सका। इससे यह पता चलता है कि उस समय जो भी स्थानीय हिंदू राजा थे वह भी दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे सकते थे। क्योंकि जब आप कहीं अभियान करने जाते हैं और आप उसे जीत नहीं पाते हैं, अपने साम्राज्य में मिला नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके टक्कर का कोई ना कोई राजा मौजूद है। तो वह ग्वालियर अभियान को देखा जा सकता है कि सिकंदर लोदी इसे जीत नहीं सका। ग्वालियर संघर्ष से यह दिखता है
कि हिंदू राजा अब भी दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे सकते थे। मतलब कि आप ही जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए हैं, आप ही के पास शक्ति नहीं है। बोल रहे हैं ग्वालियर के जो भी शासक हैं कि आप ही के पास शक्ति नहीं है, हमारे पास भी शक्ति है। और दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ग्वालियर को जीत नहीं पाते हैं और दिल्ली सल्तनत में मिला नहीं पाते हैं वो। और भी देखते हैं, देखें या तो फिर राजधानी का स्थानांतर किया जाता है। मतलब पहले जो राजधानी थी वह दिल्ली थी, लेकिन सिकंदर लोदी ने सोचा कि दिल्ली काफ़ी पश्चिम में पड़ता है भारत के, और जो भी आक्रमण होते हैं वह भारत के पश्चिम से ही होते हैं। तो जब दिल्ली भारत के पश्चिम में है तो वह सुरक्षित नहीं है। तो इसने दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए, मतलब राजधानी को सुरक्षित करने के लिए उसने राजधानी को परिवर्तित कर दी और दिल्ली से आगरा ला दिया उसने 1506 ईस्वी में। देखते हैं उसको भी। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजधानी दिल्ली से आगरा ला दिया। मतलब स्थान का उसने बदलाव कर दिया या स्थानांतरित कर दिया, दिल्ली से आगरा ला दिया। तो सिकंदर लोदी ने जो राजधानी है, राजधानी को भी क्या करते किया, एक शहर से दूसरे शहर में स्थापित कर दिया, मतलब दिल्ली से आगरा में ला दिया उसने। कारण क्या रहे, क्यों लाया उसने, कोई तो कोई वजह रही होगी। दिल्ली दरबार आक्रमण का शिकार होती थी, जो कि पश्चिम में पड़ता था। जो कि दिल्ली दरबार है वो हमेशा आक्रमण का शिकार होती थी, क्योंकि कि कोई भी आक्रमण करने के लिए आता था तो पश्चिम से ही आता था भारत के, और दिल्ली भारत के पश्चिम में ही पड़ती थी। तो कई बार दिल्ली पर आक्रमण किए गए। तो इसे सुरक्षित करने के लिए सिकंदर लोदी ने राजधानी का वहाँ से बदलाव कर दिया, ला दिया 1506 ईस्वी में आगरा में ला दिया हो, कि अब जो भारत की राजधानी है वह कहाँ रहेगी, अब आगरा में रहेगी। फिर देखते हैं और क्या हुआ। आगरा साम्राज्य के मध्य में था, जिससे प्रशासन आसान था। जो आगरा था वह साम्राज्य के देखें तो मध्य में था, जहाँ से शासन व्यवस्था को, साम्राज्य को चलाना काफ़ी आसान था। तो सिकंदर लोदी काफ़ी दूरदृष्टि से सोच रहा है। और भी देखते हैं, बंगाल, बिहार, मध्य भारत पर नियंत्रण में सुविधा। जो बिहार है, बंगाल है, उस पर नियंत्रण करने में भी सुविधा होगी, क्योंकि आगरा के ये लोग आस पास में ही पड़ते हैं। बिहार हो गया और बंगाल हो गया। तो यहाँ पर नियंत्रण करना काफ़ी आसान रहेगा। और भी देखते हैं, फिर अगर देखें तो आगरा को उसने एक सुनियोजित नगर के रूप में विकसित किया। जो आगरा है उसको पूरी तरह से जो भी योजना बनाकर, पूरी तरह से ऐसे योजना बनाकर जो आगरा है उसको विकसित किया गया। बहुत सारे वहाँ पर विकास कार्य किए गए, क्योंकि जब राजधानी बना आगरा तो वहाँ पर बहुत सारे बदलाव किए गए, और वहाँ जो आगरा है उसका पूरी तरह से विकास हो गया। फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं सांस्कृतिक और साहित्य योगदान। सांस्कृतिक और साहित्य योगदान क्या क्या रहा है उसको भी देख लेते हैं। सिकंदर लोदी कला और साहित्य का संरक्षक था। जो सिकंदर लोदी है वह कला और साहित्य का संरक्षक था। फिर क्या हुआ, उसने खुद फारसी में कविताएं लिखी। जो सिकंदर लोदी है वह फारसी में कविताएं लिखता था वो। गुलरुख आप नाम सुने होंगे।
तकल्लुस गुलरुख। तो यह उनकी कविताएं देखने को मिलती हैं सिकंदर लोदी की। और भी देखते हैं, विद्वानों को संरक्षण दिया। सिकंदर लोदी ने विद्वानों को भी संरक्षण दिया। अपने दरबार में विद्वानों को भी वो रखता था, वो संरक्षण देता था, वो उनकी सुविधाएं और उनका पूरा ध्यान रखता था वो। और भी देखते हैं, फारसी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ा। जो फारसी भाषा है उसका भी प्रचार प्रसार बढ़ा सिकंदर लोदी के समय। वास्तुकला, मस्जिदें और मकबरे बनाए गए। जो वास्तुकला में अगर देखें तो उस समय बहुत सारे मस्जिद और मकबरे बनाए गए। भले ही दूसरे धर्म का मंदिर और को तोड़ा गया, लेकिन वह मुस्लिम धर्म की पूरी तरह से ध्यान रख रहा है सिकंदर लोदी। और उस समय बहुत सारे मकबरे और मस्जिदें बनवाई गई। ठीक है, कोई बात नहीं। और भी देखते हैं, देखें तो उसका मकबरा आज भी लोधी गार्डन में मौजूद है। उसका मकबरा अगर देखा जाए तो लोधी गार्डन आज भी मौजूद है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। मृत्यु और उत्तराधिकारी, जब सिकंदर लोदी की मृत्यु देख लेते हैं और उत्तराधिकारी कौन थे उनको भी देख लेते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में आगरा में हुई। जो सिकंदर लोदी हैं उनकी मृत्यु 1517 ईस्वी में आगरा में हुई। और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र, देखें तो इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। तो आप सिकंदर लोदी के बारे में एक एक घटनाओं को पूरी विस्तार पूर्वक समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।